लेकिन मैं समझता हूँ कि 2008 के बाद जो एक थोड़ी बहुत ओपनिंग पैदा हुई थी, वो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 2016 ऑनवर्ड्स ये बिल्कुल खत्म हो गई है। अब खत्म ही हो गई है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी देखें, ये वाली जिन तरमीम की आप बात कर रहे हैं, तो इस वक्त सिविलियन सुप्रीमेसी जो, या जो भी सिविलियन अथॉरिटी कहते हैं, सुप्रीमेसी तो कभी हुई नहीं, बिल्कुल ही स्क्वीज हो गई है। और ये भी एक चैलेंज बनेगा। मैं समझता हूँ ये चैलेंज तो है पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सियासी पार्टियों के लिए, लेकिन ये खुद इस इदारे के लिए भी एक चैलेंज बनेगा। बिकॉज उसकी वजह ये कि अब इट विल बी, हर एक को ये पता है, दे विल बी एट द फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। और जाहिर बात है प्रेशर भी इन पे आएगा। अगर आगे हालात खराब होंगे तो आपको पता है लोग किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। वो शहबाज शरीफ को तो ना कुछ, या मरियम नवाज को उसका नहीं बोलेंगे, वो यही बोलेंगे ना, भाई आप लोग जो है जिन्होंने ये हाइब्रिड सिस्टम बनाया हुआ है, ये सारी आपकी कारस्तादियां। तो ये रिस्क आपको नहीं दिखाई देता इंस्टीट्यूशनली? रसा, बात यह है कि हाइब्रिड सिस्टम का जो फायदा है मिलिट्री को, हम्म। वो ये है कि आप जब कन्वीनियंट हो तो आप इल्ज़ाम जो है वो सिविलियन पे दे सकते हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि अवाम जो है हमारे यहाँ, जितना रिप्रेशन और अथॉरिटेरियन सारा सिलसिला है, उसमें लोग बेचारे फौज के साथ तो नहीं लड़ सकते ना। आप अपने सियासतदानों के साथ तो लड़ सकते हैं। तो लोगों का जो गुस्सा है वो इन्हीं सियासतदानों पे होगा। ऑफ कोर्स वो इनको भी रिजेक्ट करेंगे, और मैं समझती हूँ कि एक तरीके से जो एक बात हो रही है वो ये है कि जो एक गुडविल लोगों के दरमियान पैदा हुई थी, इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसमें कामयाबी जो हासिल की, वो ज़ाया हो जाएगी। हाँ, ये अहम वो बात है। चीफ साहब, वो बिल्कुल ज़ाया होगी। बिल्कुल। मैं आपको देखिए याद, एक छोटी सी बात कराती चलूं कि ये जो हाइब्रिडिटी है ना, ये ग्रेजुअली आई है। 2008 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। हम्म। 2008 में आर्मी, मैं समझती हूँ कि जनरल कियानी के अंडर एक मेजर शिफ्ट आया कि उन्होंने सोचा कि भाई अब ये कंट्रोल ऑफ द स्टेट से हटो। हर 10 साल के बाद हमें आना पड़ता है, हम आते हैं, फिर 10 साल में फिर जाना पड़ता है, लोग बुरा भला कहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसा करो कि आओ ना, स्टेट का कंट्रोल ना करो, बट गवर्नेंस को कंट्रोल करो। सो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट हुआ, लेकिन उसकी जो कंसोलिडेशन की तरफ जो कदम उठा, वो 2008 से 13 में नहीं, 13 तक नहीं, वो 13 के बाद हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, जब इन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस को रिडंडेंट करके उसी जगह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई, जिसमें डिफेंस कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस में तीनों सर्विस चीफ्स एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को बुलाया जाता था। ये हम्म। इक्वल मेंबर्स नहीं थे। मियाँ साहब की हुकूमत में जो चेंज आई उसमें ये मेंबर्स थे। यानी कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आपके ब्यूरोक्रेट आपके साथ बराबर बैठ के उस डिसीजन मेकिंग में शामिल थे। उसका दूसरा कदम उठा इमरान खान की गवर्नमेंट में, राइट। जिसमें जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट काउंसिल थी, प्राइम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें आर्मी चीफ को उसका मेंबर बना दिया गया। और फिर जो उसका अगला स्टेप था वो ये था, जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये एसआईएफसी बनाई, राइट। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें ना सिर्फ के मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ एडवाइजरी रोल करता था, बल्कि ऑपरेशनली 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो थे वो, या मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल की टीम जो थी वो एसआईएफसी में बिठाई गई ऑपरेशनल लेवल पे। जब आप इतना अंदर ले आए तो आप पीछे एक पॉलिटिकल आर्मी को धकेल नहीं सकते। हाँ। और बात यह है कि जाहिर है लोगों की शिकायत, अगर नॉन परफॉर्मेंस की सूरत में लोगों की शिकायत इनसे भी होगी, लेकिन इनसे लड़ा नहीं जा सकता। लड़ेंगे बेचारे लोग फिर सियासतदानों से। सियासतदानों से ही। हाँ, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और सियासतदानों का कसूर भी है, क्योंकि जितनी खामोशी है सियासत में पाकिस्तान की आज, वो आज से 20 साल पहले भी नहीं थी।
खामोशी आज राजा परवेज अशरफ, कल की मैं बात कर रहा हूँ, सेनेट में वो उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जी जो हम खड़े हुए आर्मी के साथ और जो नहीं खड़ा हुआ वो मुल्क से चला जाए, इस तरह की उन्होंने कोई बात की। मैं हैरान हो गया कि ये इस तरह की जो दावे हैं, मतलब यही तनकीद इमरान खान पे होती थी जब वो बाजवा को और फैज को वो वाइट वॉश करता था, लॉन्ड्रिंग करता था। और आज यही एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं, मतलब 19-20 का फर्क भी नहीं है। मतलब सो अब जो भी लोग उसमें से नुमत निकालते हैं। अच्छा आयशा, इसको कंक्लूड करते हैं। आखिरी मैंने आपसे जो इसमें नुक्ता उठाना है वो है इशू ऑफ इम्यूनिटी। एक तो उसकी टेक्निकल बात करेंगे और थोड़ी सी पॉलिटिकल भी। ये आपके ख्याल से फील्ड मार्शल का, खैर फील्ड मार्शल का तो टाइटल है, वो फॉर लाइफ ही होता है, वो उसको उन्होंने डाल दिया, कल को कोई आगे रिवर्स ना कर दे। लेकिन ये जो इम्यूनिटी वाला मामला, और प्रेसिडेंट साहब ने अपनी भी ले ली है साथ में, तो ये ये जरदारी साहब अपनी पत्ते सही खेलते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल की इम्यूनिटी का जो मामला है, आप क्या समझती हैं कि ये इज इट अ पर्सन स्पेसिफिक थिंग, कि ये फ्यूचर के बदलते हुए हालात को देखकर एक सेफ्टी वॉल्व है? हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट? मैं समझती हूँ जी कि क्लैरिटी नहीं है हम्म। कि ये सीडीएफ, लेकिन लग रहा ये है कि जो भी होंगे ये इम्यूनिटी सबके लिए होगी। हम्म। और उसमें बड़ी वजह है कि देखिए ना, अगेन बैकग्राउंड में चले जाएं, कि जनरल मुशर्रफ को निकाला, हम्म। यू नो, तो यही सौदा हुआ था कि भाई मुशर्रफ को ट्राई नहीं ज़्यादा करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन मियाँ साहब वो वादा जिसमें ये खुद शामिल थे वो भूल गए और हम्म। उन्होंने किया, क्योंकि राइट। बहुत सारे इसमें करप्शन के और अकाउंटेबिलिटी के मामलात थे, वो भी उस केस में थे। हम्म। हम्म। तो अब ये उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि जब मैं अगर मैं चला भी जाऊं, तो मेरे लिए चीफ साहब ये बना रहे हैं कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। राइट। सदर जरदारी भी यही कर रहे हैं, विच मीन्स कि मैंने सिंध में जो कुछ खेल खेला, जब मैं नहीं भी रहूंगा तो मुझे इम्यूनिटी हो एज प्रेसिडेंट, ताहयात हो, मुझसे कोई हिसाब किताब ना हो। और मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा ही अगली डेवलपमेंट है। देखें, अजीबो गरीब। बिल्कुल। पाकिस्तान अजीबो-गरीब नहीं जी, ये बदशक्ल और बदनुमा डेवलपमेंट है। इट मीन्स के सियासतदान आप हैं और आप सियासत की बेसिस पे आप आए, आप सदर बने, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई ना हो। वो तो अभी बड़ी अल्लाह भला करे कि शहबाज शरीफ ने पुश करवा के, प्रपोज़ करवा के कि जी प्राइम मिनिस्टर की भी ताहयात इम्यूनिटी होनी चाहिए, फिर उनको थोड़ी-सी शर्म आ गई, उन्होंने वापस ले ली। लेकिन अगर शर्म ना आती तो वो भी ले लेते। तो फिर अगर अकाउंटेबिलिटी पूरे सिस्टम में नहीं है, तो फिर ये तो जंगल का कानून हो गया ना। अच्छा, वो बिल्कुल आयशा, इसकी तो कोई मतलब, इट मेक्स नो सेंस। अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी जो है वो मतलब, और एथिकली दोनों तरीके से आप कैसे ये कर सकते हैं कि जी वी आर अबव द लॉ? ये तो अबव द लॉ वाली बात है। मगर इसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन है जिसके ऊपर बात हो रही है कि इससे शायद इंस्टीट्यूशन जो इमरान खान से बातचीत का दरवाजा जो खोलना है मुस्तकबिल में, और उसको इमरान खान को सेट करना हो, शायद उसका रास्ता निकला है कि भाई ये तो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अभी तक तो यही एक फेयर है ना। या एक ख्याल है, खुद इमरान और उनके जो हिमायती है वो भी कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं आकर, और हम देख लेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा हिसाब देना होगा। तो अगर ये इम्यूनिटी होती है तो एक तरह से एक सिक्योरिटी बन जाती है कि हाँ अब बातचीत कर सकती है, अब करो हमारे साथ बात, फ्रॉम अ पोजीशन रज़ा ऑफ इसका पावर। रज़ा इसका इसका परहैप्स इसका यही वजह हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे तो इमरान खान भी छुटते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये तो अगले 4-5 सालों की बात है, और अगर 2029 के इलेक्शन इसी स्ट्रक्चर ने, इन्हीं लोगों ने, कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स ने करवाए, तो मुझे तो वो भी कोई फेयर इलेक्शंस होते नज़र नहीं आते। हाँ, चाचू तो की। इमरान खान तो उसी वक़्त आएँगे ना जब फेयर इलेक्शंस होंगे। हाँ, क्योंकि ये देखिए, तो एक चीज़ मानने की बात है कि अ, इमरान की पॉलिटिकल पोज़ीशन जो भी हो, जिससे हम एग्री करें या ना करें, बट ये है कि जितना लोग बदगुमान हो रहे हैं,
उतना पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ रही है, कमी नहीं हुई। हकीकत है। ये तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है, तमाम यही बात है और यही इसी वजह से ये सारी 26वीं तरमीम, 27वीं या पता नहीं और कितनी 28वीं भी आ जाएगी बाय द टाइम ये इसकी खुश्क होगी। बहरहाल आयशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और ये हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाल्लाह। चंद दिनों के बाद कौमी असेंबली भी देखते हैं अगर वहाँ कोई और मजीद चेंजेस होती हैं या नहीं। लेकिन ये कि ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, एंड थैंक यू फॉर अनपैकिंग इट फॉर अस।